चलो बात नहीं करेंगे अभी। आज जो अपन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। ओए चिरकुट बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10? देखो, ऑन 31st March 2011 द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड सब्सिडी कंपनी एच लिमिटेड स्टूड एज फॉलो। तो दो कंपनी है होल्डिंग सब्सिडी, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटीज में यू हैव डिविडेंड पेएबल। ठीक है, असेट्स में पीपीई, इन्वेस्टमेंट जिसमें आपने शेयर्स लिए 3000 में, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। टोटल 7 नोट्स है, तो नोट्स भी देख लेते हैं। शेयर कैपिटल में ये ऑथराइज कैपिटल है, दैट्स ओके। यहाँ पे इशूड कैपिटल दे रखी है 12,000, 4,800। उसके बाद में जनरल रिजर्व है, इनके पास P&L अकाउंट है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर है, डेटर्स बिल रिसेबल है एंड सन्ड्री एडवांसेस है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू। फर्स्ट, H Limited purchased 180 lakh shares in S Limited on 31st March 2010 when the balance of general reserve and P&L account of S Limited stood at 3,000 and 1,200 lakh respectively। क्या बोलता है? आपने 180 लाख के शेयर परचेज किए थे। ठीक है, 180 लाख शेयर्स परचेज किए। ठीक है, 31st March 2010 को, जब उसके पास में जनरल रिजर्व और P&L का इतना बैलेंस था। मतलब ये दोनों बैलेंस कौन सा, प्री वाला हुआ कि नहीं हुआ, और बचा हुआ पोस्ट वाला। ऑन 1 अप्रैल 2010 उसी दिन पे एस लिमिटेड ने डिक्लेयर किया डिविडेंड 20% फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010, और ये डिविडेंड हमको मिला और हमने इसको गलती से कहां पे क्रेडिट कर लिया, P&L में। मुझे बताओ ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड था कि पोस्ट एक्विजिशन? मैंने क्या बोला था, अगर आपने लिया उस टाइम पे मिल गया तो ये आपका हक था ही नहीं, ये किसी और का था, बट तुमको मिला है, तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलते हैं। और इसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से क्या कहते हैं, माइनस। बट इसने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, तो अब इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, जैसे लास्ट सब में कहता अपन ने। तो इसकी एंट्री क्या होगी बताओ, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? तो जो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट होगा, जो कंसोलिडेटेड P&L में आता है, वहां से माइनस करना है, और इन्वेस्टमेंट जो आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में लिखते हो उधर से भी माइनस करना है। नंबर 3, ऑन 1 Jan 2011 एस लिमिटेड इशूड, सब्सिडी कंपनी का इशू किया है 3 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ऑन 31st March 2010। मतलब तुम्हारे पास में जितने शेयर्स थे, तो मान लो तुम्हारे पास में 5 शेयर्स थे, तो सामने वाली कंपनी बोलते तुमको 3 बोनस शेयर्स दे गई, तो 5 के बदले 3 मिलेगा। और ये उसने कहां से किया बोनस इशू, जनरल रिजर्व से। उसके बाद में क्या बोले लास्ट में, डी, on 31st March 2011 all the bills payable in S Limited balance sheet for acceptance in favor of H Limited। ये बोला जो तुम्हारे बिल्स पेबल है वो सब हमारे बिल्स रिसेबल है, तो ये इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। बट ये क्या बोलता है, बट ऑन द दैट डेट H Limited held only 45 lakh of this acceptance in hand, the rest have been endorsed in favor of the trade payable। तो मुझे बताओ जो कैंसिल करोगे, क्या पूरा करोगे कि 45 लेके करोगे? 45, जितना बचा है उतना ही। On 31st March 2011, S Limited inventory include goods which it had purchased for 100 lakh from H Limited, which made a profit of 25% on cost। बोला 31st March 2011 को जो इसकी इन्वेंट्री है उसमें 100 lakh का गुड्स ऐसा इंक्लूड है जो कि उसने किससे लिया था, H से, होल्डिंग कंपनी से। ठीक है, और उसमें उसने प्रॉफिट कमाया था। तो ये इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन में याद है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस तो पूछा नहीं, तो सेल परचेज में से तो माइनस करना नहीं है, बट जो इन्वेंट्री है क्या उसमें से माइनस करना है? हाँ, उसकी एंट्री बताई थी P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज। क्या एंट्री बताई थी? P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज। अब वो प्रॉफिट वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट है वो बाद में देख लेंगे, खत्म। अब सबसे पहले इसमें कितना परसेंट होल्ड करता है तुम बताओ, होशियार लोगों, आज तुम्हारी होशियारी पता चलेगी। चलो बताओ कितना परसेंट होल्ड करता है? हम तो उससे छोड़ो ना, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग से।
50%। वो बोलो जो आया तुम बोलो। 37 पॉइंट सबका यही आ रहा है, कोई है जिसका अलग आ रहा है? तो अगर तुम्हारा आंसर 37.5 आ रहा है तो फिर CFS बनेगा ही नहीं, तो समय नहीं करना है ऐसा, इतने होशियार हो। एग्जाम में क्या लिखे होंगे? सिंस द कंपनी होल्ड लेस देन 50% हैज नो नीड टू प्रिपेयर अ CFS, प्लीज गिव मी फुल मार्क्स, ऐसा। ऐसा नहीं है ना। $62 पॉइंट, ओके, और 60%, 3 आंसर दे दिए तुम लोगों ने। 60% कैसे आया? देखो अब ध्यान से सुनना, जब आप होल्डिंग लेते हो तो कैसे लेते हो कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडी कंपनी इनटू 100, ऐसे परसेंटेज निकालते हैं, बराबर ना? तो मैं वापस आपको बता देता हूँ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये सीधा सा फंडा होता है कि इतने शेयर, इतना परसेंट तुम्हारे पास में है, इतने शेयर्स में थे, इतने शेयर्स तुम्हारे पास में है। तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, फिर तो 180 लाख के शेयर्स है और इसके पास में 480 शेयर्स है। सॉरी। अब देखो 10 रुपए का वैल्यू है तो इसके पास में 480 शेयर्स होंगे, अपने पास में कितने शेयर्स है? 180। तो आपने बोला सर 180 डिवाइड बाय 480 इंटू 100 कर लो, 37.5 आ रहा है, ये ले लो। नहीं, अब क्यों? क्योंकि आप समझिए, जब भी आप होल्डिंग निकाल रहे हो तो या तो दोनों बिफोर बोनस लो या दोनों आफ्टर बोनस लो, एक बिफोर बोनस एक आफ्टर बोनस में रॉन्ग ही आएगा। क्या बोल, ध्यान से सुनना, ये 480 लाख जो है ये आफ्टर बोनस है, क्या है ये? और ये 180 लाख से जो तुम बात कर रहे हो ये बिफोर बोनस की बात कर रहे हैं। ये जो शेयर्स है 180 लाख, ये बिफोर बोनस है। तो या तो आप दोनों बिफोर बोनस लो या दोनों आफ्टर बोनस लो। बोनस की वजह से कभी भी तुम्हारा परसेंटेज चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना, क्योंकि जितना तुमको मिल रहा है उतना दूसरों को भी मिल रहा है, तो जो रेशियो कभी चेंज होता, बोनस की वजह से कभी भी आपका रेशियो चेंज नहीं होता है, क्योंकि बोनस सिर्फ आपको नहीं मिलता, सबको मिलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में 10 शेयर्स थे आउट ऑफ 100, ठीक है, तो मुझे बताइए कितना परसेंट था मेरे पास में? 10%। अब कंपनी ने एक के बदले एक शेयर दिया तो अपने पास में 10 के बदले कितने हो गए? 20 शेयर्स। बट कंपनी के भी तो 100 के बदले 200 हो गए, तो क्या होल्डिंग चेंज हो गए? सेम रहा, सेम। तो बोनस की वजह से कभी भी आपका जो होल्डिंग होता है वो परसेंटेज जो होता है वो कभी चेंज हो सकता, वो ध्यान रखिए आप लोग। अब इसका सिंपल फंडा है, या तो दोनों बिफोर ले लो या दोनों आफ्टर ले लो, बट इस क्वेश्चन में जो दे रखा है एक बिफोर एक आफ्टर है, तो या तो जो बिफोर वाला है उसको आफ्टर में कन्वर्ट करो या जो आफ्टर वाला है उसको बिफोर में कन्वर्ट करो और फिर परसेंटेज निकालो। ये ध्यान रखने वाली बात है। सर आपको कैसे पता चला कि ये जो है वो आफ्टर बोनस है? क्योंकि डेट देखिए, ये 31 मार्च की है और बोनस आपने कब डिक्लेयर किया है? 1 जैन 11 को, तो जैन तो पहले आता ना। और ये जो आपने होल्डिंग की थी वो की थी 31 मार्च 2010, प्रीवियस ईयर को, मतलब 1 अप्रैल समझ लो। तो अगर आपने अप्रैल में होल्ड किया है, अप्रैल से लेकर जैन तक आपको बोनस मिला है, फिर मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है, तो जो अप्रैल वाला है वो बिफोर बोनस है और जो मार्च वाला है वो आफ्टर बोनस है। मिस्टर अलीक, क्या बोला मैंने? तो हम क्या बिफोर बोनस आफ्टर बोनस दोनों एक साथ ले सकते हैं? नहीं, या तो आपको दोनों बिफोर लेना है या दोनों आफ्टर लेना है, क्योंकि परसेंटेज चेंज नहीं होता, तो दोनों में से कोई भी ले लो चलेगा। तो या तो आप दोनों बिफोर लो या दोनों आफ्टर।
तो या तो बिफोर वाले को आफ्टर में कन्वर्ट करो या आफ्टर वाले को बिफोर में करो। समझ में आया मैं क्या बोला? अंडरस्टूड? चलो, तो या तो दोनों बिफोर लेंगे, दोनों आफ्टर लेंगे। ठीक है, मैं दोनों दिखा देता हूं आपको। तो अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स एस लिमिट के पास में जो है, ठीक है, वो अभी कितने हैं? 480 lakhs के। दिस इज आफ्टर बोनस। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिट कितने हैं? 480 lakhs के, वो आफ्टर बोनस है। 4800 है वो अमाउंट है, तो 480 lakhs के अपने ये आ गए। ठीक है, अब अपने को अगर बिफोर बोनस निकालना है कितना होगा तुम बताओ? अब अगर कभी लाइफ में ऐसा कंफ्यूज हो तो क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो बिफोर बोनस इतने शेयर्स थे, बिफोर बोनस, ये बोनस और ये आफ्टर बोनस। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था जब मैं पढ़ा था कि कैसे निकालने, क्या करना है, समझ में नहीं आता था। मैं ऐसा फॉलो करने का। देखो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास में एग्जिस्टिंग में कितने शेयर्स होने चाहिए? 5। तो मैंने लिख दिया बिफोर बोनस 5 शेयर होने चाहिए। तो बोनस के कितना मिलेगा? 3। तो बताओ आफ्टर बोनस कितने शेयर हो जाएंगे? 8। अब जो अपने को 480 lakhs है वो आफ्टर बोनस है, तो उसके नीचे लिख दिया। अब अगर तुमको बोनस चाहिए तो ये निकाल दो, और तुमको अगर बिफोर बोनस चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल दो। ठीक है, देयरफॉर बिफोर बोनस शेयर्स 300 lakhs। अब तुम्हारे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालनी है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैसे निकालेंगे भाई? 180 लेके बिफोर बोनस थे, आउट ऑफ 300 बिफोर बोनस, तो इनटू 100 करो, कितना होता है? 60%। तो इस तरह से 60% अपना आंसर आएगा। अंडरस्टूड? और आफ्टर बोनस वाला सिंक करना है तो वो भी कर सकते हो, वो भी देख लो। वन एटी लेग ना, ठीक है। तो बोनस के बाद कितना होगा? तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस, ये बोनस और ये आफ्टर। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स 5 एग्जिस्टिंग है, 3 का बोनस था तो 8 होता है, बराबर ना। अब अपने पास में 180 lakhs के शेयर्स थे, तो आफ्टर बोनस कितना होगा? वही क्रॉस मल्टीप्लाई। टू 88, ये बोनस के बाद है। हाँ, विद बोनस है। अब देख लो 288 आउट ऑफ 480 इंटू 100। मैंने कहा परसेंटेज चेंज नहीं होता है। समझे? अगर ये भी समझ में नहीं तो परसेंटेज वाइज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर 3 शेयर्स 5 के बदले मिलते हैं तो बोनस का परसेंट कितना हो गया? करो कैलसी पे, 3 डिवाइड बाय 5 और परसेंट दबाओ। 60% का बोनस है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास में कितने शेयर्स थे? 180 के, तो 180 प्लस 60% करो, 288। अब 288 आउट ऑफ 480, 60%, वो भी कर सकते हो। जैसा पसंद है वैसा करो, सब मैथ्स है। क्या है? मैथ्स। बोलो समझा? चलो, तो ये तो हो गया अपना खेल बोनस वाला। तो परसेंट मिल गया अपने को, 60% का होल्ड करता है। अब दूसरा काम करना अपने को, वो काम है प्री एंड पोस्ट में बांटना चीजों को। बट यहाँ पे थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा। खेल क्या खेलना पड़ेगा वो देख लो। यहाँ पे प्री एंड पोस्ट में आपको प्रॉफिट और जर्नलिज्म को बांटना पड़ेगा। बट उस प्रॉफिट में बहुत सारी चीजें हुई है। आपने डिविडेंड भी बांटा है, आपने जर्नलिज्म में से बोनस भी दिया है, तो आपने बहुत कुछ किया है। जब ऐसा बहुत कुछ होता है ना प्रॉफिट्स में, तो सबसे बेटर रहता है कि आप लेजर बना दो। इससे पहले एक समय भी लेजर बनाया था अपन ने,
तो वो सॉल्व करने में इजी रहता है, उस टाइम पे गलती होने के चांस कम होते हैं। तो जैसे इसमें भी डिविडेंड भी हुआ है, बोनस भी हुआ है, तो इस डायरेक्ट करने से बेटर क्या अपन क्या बनाएंगे इसके लेजर, ताकि अपने से गलती नहीं होगी। लेजर में गलती होने के बहुत कम चांस होते हैं। तो देखो, तो अब मैं लेजर बना रहा हूँ यहाँ पे। तो एक तो मेरे पास में जनरल रिजर्व है, और दूसरा अपने पास में क्या है, पी एंड एल। लेजर बहुत इजी है। सबसे पहले स्टार्ट विद ऑलवेज ओपनिंग बैलेंसेस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि दोनों लायबिलिटी है तो दोनों के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही रहेंगे। ठीक है, किसका कितना, 3000 किसका है, जनरल रिजर्व का, और इसका 12,000, 1200। अब जनरल रिजर्व बताओ कितना हो गया बेटा, क्लोजिंग कितना है, बैलेंस शीट में मिलेगा कितना है, 1380। एक सेकेंड। तो सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया अपन ने। अब देखो जरा, जर्नलिज्म में 3000 था, 1380 हो गया, कम हुआ है, और हमने बोनस डिक्लेयर किया है, और जर्नलिज्म में से किया है, तो बोनस से कम हो गया, तो मैंने यहां पे लिखा 2 बोनस। अब बताओ कितने बोनस शेयर डिक्लेयर किया आपने, 180, 108 तो हमारा हो गया। और क्या ये हमारा है कि सब्सिडी कंपनी का है, तो यहाँ पे क्या हमारा ही बोनस रहेगा, पूरे का आना चाहिए। कॉमन सेंस यूज करते रहना बीच बीच में, ठीक है, मुश्किल है बट करते रहो। हाँ, 108 नहीं आएगा, ठीक है, सबके लिए। तो 300 बिफोर बोनस थे, आफ्टर बोनस 4800 हो गए, तो कितना हो गया, 180 हो गया। 180 शेयर्स इंटू 10 रुपए का फेस वैल्यू, तो यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू होता है, शेयर्स ये अमाउंट है सारा, ये कॉलम जो है अमाउंट्स का है, शेयर्स का नहीं है, तो अपने को अमाउंट चाहिए, तो 180 इंटू 10 रुपए का फेस वैल्यू 1800, कितना आएगा, 1800। क्या ये समझ में आया आपको, ओके। तो आप समझिए, बिफोर बोनस टोटल शेयर्स थे 300, आफ्टर बोनस दैट बिकम 480, तो 180 के 180 लाख बोनस शेयर्स हो गए, हमको अमाउंट चाहिए, तो इंटू 10 रुपए का फेस वैल्यू कर लिया, 1800 हो गया। समझ में आया ये वाला। अब मुझे बताओ, 3000 का अगर तुम्हारा ओपनिंग जनरल रिजर्व था, 1800 का बोनस दिया, तो 1200 होना चाहिए ना, बट दैट बिकम 1380, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 180। ये एक्स्ट्रा कहां से आया होगा बताओ, जर्नलिज्म में एक्स्ट्रा अमाउंट कहां से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो दैट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। ये सब बोले नहीं, वो आपको समझना पड़ेगा। तो बाय पी एंड एल अकाउंट, दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर, ये है ट्रांसफर। बोलो क्या ये समझ में आया तुमको, तो ऑब्वियसली वो ट्रांसफर है, तो इसकी लेजर पोस्टिंग पीएल में भी आएगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, यहाँ पे आएगा टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर 180। पहले तो ये बताओ क्या ये समझ में आया आपको, प्री एंड पोस्ट छोड़ो, वो बाद में बांटेंगे, पहले तो बैलेंस कहां से कौन सा आया वो समझो, समझे, चलो। मनीषा समझिए कि नहीं समझी है, देख तू घर से निकली तो तेरे दुकान के गले में 3000 रुपए पड़े थे, तो घर पे वापस आई तो 1380 हो गया। पापा बोल रहे आज बहुत सारे बच्चों को फ्री में खाना खिलाया 1800 का, तो तू बोलेगी पापा 3000 गले में पड़े थे, 1800 खाना खिलाया, तो 1200 बचने चाहिए ना। पापा कितने बता रहे हैं, 1380, तो ये 180 रुपए कहाँ से आए होंगे, ये पापा ने जो कमाए होंगे उसमें से डाले होंगे। समझ में आया, चलो। अब कमाए कितने उसकी बात कर लेते हैं, तो अपन ने बेसिकली 1200 तो कमाए हुए पहले से पड़े अपने पास में, और उसमें से 180 तो हमने गले में ट्रांसफर कर लिया अलग से जो था उसमें। अब बाकी बात करते हैं, बाकी क्या क्या हुआ वो बात कर लो। अब बताओ और पीएल में कहाँ पे इफेक्ट आया होगा वो देखो, तो आप देखिए यहाँ पे तो पता चलेगा कि आपने डिविडेंड बांटा है, क्या बांटा है, तो जब आपने डिविडेंड बांटा है तो उसका इफेक्ट भी तो आएगा। चलो 20% का डिविडेंड बांटा है। अच्छा ये बताओ कौन सी डेट पे डिविडेंड बांटा है वो बताइए सब लोग, फर्स्ट अप्रैल को, तो 2 डिविडेंड। अब आप सोच के बताना, फर्स्ट अप्रैल को डिविडेंड बांटा है, हाँ ये दे रखा ना, देखो इधर
On 1st April 2010, S Limited declared a dividend of 20% for the year ended 31st March 2010. तो 1st अप्रैल को ही बांटा है, तो 1st अप्रैल को सब्सिडी कंपनी के पास में कितने शेयर्स थे? क्या 480 थे कि 300 थे? तो डिविडेंड में कितने पे बांटा होगा? 300 पे। सबको बांटा तो आएगा आएगा, तो 300 का अमाउंट है, 300 के शेयर से, सॉरी, इंटू 10 रुपए का फेस वैल्यू है, इंटू 20% डिविडेंड का रेट है, तो 600 का डिविडेंड बांटा होगा। फातिमा समझा क्या कहने का है? 300 शेयर्स थे उस टाइम पे, कितने शेयर्स थे? 300 लाख। समझ में आया? 300 लाख कैसे आया? और स्टार्टिंग में बिफोर बोनस निकाला था, 10 रुपए का फेस वैल्यू। तो अगर मैं अमाउंट वाइज बात करूं तो 3000 होता है, 3000 के ऊपर कितना परसेंट अपन ने किया है? 20%। बोलो समझा? चलो, तो 600 का डिविडेंड हो गया। और क्या किया है बताओ जरा? और कहीं पे प्रॉफिट में छेड़छाड़ हुई है? बोनस का ऑलरेडी हो चुका है, डिविडेंड का हमने कर लिया है, ओपनिंग बैलेंस लिख दिए हैं, नीचे वाले से कोई मतलब है नहीं फिलहाल के लिए, बस डन। अरे हाँ कि ना? तो अब क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो पहले तो मुझे सोच के बताओ, अगर 1200 का ओपनिंग था, 180 का ट्रांसफर किया, 600 का डिविडेंड बांटा, तो कितना बैलेंस बचना चाहिए था? कितना बचना चाहिए था? 420। और कितना बच रहा है? वो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा आपको क्वेश्चन में, ये इधर मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा? ये रहा 1620। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा 1620, तो इसका मतलब ज्यादा बच रहा है ना, तो ये आपने कमाया होगा, वहां से आया होगा, तो ये करंट का प्रॉफिट इधर आ जाएगा, बाय करंट ईयर प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 1200। बताओ, ये जनरल रिजर्व, ये P&L, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया क्या किया? पक्का? चलो, अब इसको प्री एंड पोस्ट में बांटना है। पहले तो एक अमाउंट कहा कैसे, कौन सा है वो बताओ। सबको समझ में आया? अब अपने को प्री एंड पोस्ट में बांटना है, कौन सा प्री आएगा कौन सा पोस्ट आएगा। चलो, 3000 आपके हिसाब से जनरल रिजर्व वाला प्री होगा कि पोस्ट होगा? प्री होगा डेफिनेटली, क्योंकि जब लिया तब का था। क्वेश्चन खुद बोलता है बोनस आपने ओपनिंग बैलेंस में से बांटा, मतलब ये प्री भी, ये भी प्री हो गया। सॉरी, अब बच गया ये P&L वाला। अब आपके हिसाब से ये प्री होगी पोस्ट होगा? पोस्ट, क्योंकि आपने 1st अप्रैल को होल्डिंग किया है, और ट्रांसफर तो करंट के प्रॉफिट में से ही होता है, और करंट के प्रॉफिट से एंड में ट्रांसफर किया होगा, तो डेफिनेटली ये कौन सा होगा? पोस्ट। क्लोजिंग बैलेंस को मत बांटना, क्योंकि अगर आपने ओपनिंग को ले लिया है, एडिशनल को ले लिया है, तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक उसके अंदर आ गया, तो क्लोजिंग को प्री एंड पोस्ट में बांटना, वो तो बैलेंस है टोटल मार्क के बस। चलो इधर देखो, ये 1200 ऑब्वियसली प्री होगा, करंट में जो कमाया वो पोस्ट ही होगा, क्योंकि आपने 1st अप्रैल को ही लिया, बीच में कहीं लिया ही नहीं है, बड़ा मंथ वाइज बांटता। जनरलिज्म में ट्रांसफर किया आपने, पहले ही बोल दिया, तो पोस्ट वाला है। और डिविडेंड जो बांटा है वो क्वेश्चन में बोला ओपनिंग प्रॉफिट में से बांटा था, तो प्री हो गया, और ये तो बैलेंस है, उसको छोड़ो। इस तरह से हमने पहले क्या किया, प्री एंड पोस्ट में सबको बांट दिया। वापस हमने एक बार प्री एंड पोस्ट में कैसे बांटना है। 3000 क्वेश्चन के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस है, तो वो तो प्री है, तो दोनों ओपनिंग बैलेंस फ्री प्री आ गए, दोनों के ओपनिंग बैलेंस फ्री प्री आ गए। क्वेश्चन बोलता है कि बोनस आपने जर्नलिज्म में से बांटा है, और वो भी ओपनिंग बैलेंस में से, तो हमने ये दे दिया, प्री में दे दिया। अब ये P&L में ट्रांसफर हुआ है, ये तो ऑब्वियसली ईयर एंड में हुआ होगा, तो ये पोस्ट ही होगा, तो ये पोस्ट में दे दिया। उसके बाद में यहाँ पे देखो करंट में कमाया है, तो अगर मैंने 1st अप्रैल को लिया तो ईयर एंड में पोस्ट ही होगा, तो ये पोस्ट हो गया। जर्नलिज्म में ट्रांसफर पोस्ट हो गया, पहले ही बोल दी। डिविडेंड क्वेश्चन खुद बोला कि ओपनिंग 31 मार्च को लास्ट को बांटा है उसका, तो 1st अप्रैल को बांटा, तो प्री हो गया, बस हो गया। तो प्री एंड पोस्ट में बांटना था अपने को, और कुछ भी करना नहीं। समझा? अब इसको मैं अपना जो वो वाला सिस्टम था उसमें ले लेते हैं, प्री एंड पोस्ट में ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में दो कॉलम बना देता हूं, एक प्री एंड पोस्ट, ठीक है। जैसे मैं पहले जनरल रिजर्व लिख देता हूं,
तो जर्नलिज्म में देखिए, जैसे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्या लिखा अपन ने? तो हमको पता है जो ओपनिंग बैलेंस था वो तो प्री था। कितना ओपनिंग बैलेंस था बेटा? 3000। अब इसी में से मैंने बोनस बांटा है तो ये कम हो गया, तो बोनस शेयर सब मैं कम कर लेता हूँ। कितना बोनस बांटा? 1800, ये कम हो गया, माइनस कर लिया। इसके अलावा करंट ईयर में ट्रांसफर हुआ है पीएनएल से, तो ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल, ये पोस्ट में आ गया। कितना आ गया? 180, बराबर ना? ये रहो, बस हो गया। ठीक है। अब चाहे तो तुमको अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। 3000 में से 1800 गया बेटा, कितना बच गया? 1200, और 180 ये 1380 होता। क्लोजिंग हुआ कि नहीं हुआ? बैलेंस शीट चेक करो, 1380 वहां पे दिख रहा होगा तुमको, ये देखो 1380। तो ये तो करना है, इसको प्री एंड पोस्ट में बांटना था, बांट दिया। समझे? चलो अब इसी वे से पीएनएल को भी ले लो। ओपनिंग बैलेंस कितना? ओपनिंग बैलेंस 1200, प्री में ही आएगा। ठीक है। अब इसमें से एक तो अपन ने डिविडेंड बांटा, कितना बांटा? 600, वो माइनस कर लिया। इसके अलावा हमने करंट ईयर में कमाया, करंट ईयर प्रॉफिट, वो पोस्ट में। कितना करंट ईयर में कमाया? 1200। इसमें से अपने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कर लिया, 180, बराबर है। और क्या था? बस, हाँ। तो देखो 1200 में से गया तो कितना? 600, और उसका 1080, 1020। हाँ, तो कितना हो गया? 1620। 1620 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, समझ में आया तुमको? ठीक है, पर अपन ऐसा ये नहीं करेंगे, वो तो सब पता नहीं लगे, अब सब साथ में ही करना अपने को ऐसा। अब दोनों टोटल मिला के बता दो क्या हुआ, प्री एंड पोस्ट का दोनों मिला के बताओ। 1800, इसका 1200, कितना हो गया दोनों मिला के टोटल? 3000। चेक करो दोनों मिला के 3000 होता है कि नहीं होता है? बस, तो जनरल रिजर्व दोनों का मिला के, मतलब सब्सिडी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को हमने प्री एंड पोस्ट में बांट दिया। 1800 प्री एंड 1200 पोस्ट। तो समझाए कि नहीं समझाए? चलो अब नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है। चलो सबसे पहले क्या लेते हैं? इन्वेस्टमेंट। वो तो क्वेश्चन में दे रखा था, बैलेंस शीट में मिल जाएगा अपने को। ये रहा, किधर है? ये रहा 3000। इसमें से क्या माइनस करना है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना होगा वो बता कर देख लेते हैं। ठीक है, तो सीधी बात है, 3000 टोटल उसका अमाउंट था सब्सिडी कंपनी का। उसमें हमारे पास में कितना परसेंट था? 60% होल्डिंग था, तो इतने शेयर्स हमारे पास में होंगे। ठीक है, इनटू कितना परसेंट डिविडेंड बांटा है? 20%। बताओ, 360, बराबर ना? तो अब बताओ कितना नेट इन्वेस्टमेंट बच गया? 2640 नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, किसको दिक्कत हो रहा है इसमें तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर ये समझ में नहीं आए तो। और आपके पास में क्वेश्चन बताता, आपने कितने शेयर्स लिए थे? 180 शेयर्स लिए थे, तो 180 लाख के शेयर्स थे, इंटू 10 रुपए का फीस वैल्यू और इंटू 20%, तो भी आएगा। मैथ से क्या है तो बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाँ। अब इसमें से क्या करना है अपने को? पार्ट इन सब्सिडी कंपनी माइनस करना। एक तो इक्विटी शेयर का कैपिटल आएगा। अब कैपिटल कौन सा आएगा? आफ्टर बोनस की बिफोर बोनस? आफ्टर बोनस, क्योंकि हम ईयर एंड में कर रहे हैं। समझ में आया? कितना है तो तुम्हारा बताओ? 4800, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 1800। करो कितना हो गया? 600।
इंटू कितना परसेंट, 60%। अब ये माइनस कर लो, बोलो समझा। उसके बाद क्या आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, चलो कितना परसेंट, 40%। ये तो बड़ा इजी है, इक्विटी कैपिटल आएगा 4800 का, प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, 1800 इसका, 1200 इसका, कितना हो गया सब मिला के, कितना, 7800 इंटू 40%, 3120। अब ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, क्या आएगा इसमें, चलो कितना पोस्ट एक्विजिशन, 1200, और 1200 में 60% आएगा 120। अब इसे खुद का एच लिमिटेड ओन P&L आएगा, कितना खुद का प्रॉफिट एंड लॉस, ये इधर मिल जाएगा अपने को, ये रहा 27। अब इसमें आपने गलती से डिविडेंड को ऐड किया हुआ है, हाँ डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड, कितना, वो तो वही जो मिला होगा, वो तो ऊपर अपने लिखा है, इन्वेस्टमेंट में वापस भी निकालना है 360 का, तो 360 का अपन ने इसमें ऐड किया हुआ तो माइनस कर लेंगे, बराबर है। हाँ, अब एक और एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, दिस वन, ये अपन ने देखा भी था, मैंने आपको पता है वो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बताया था, इलस्ट्रेशन 14 समथिंग था, तो बताया था आपको 31 मार्च 2011 को एस लिमिटेड की इन्वेंट्री में गुड्स पड़ा है, एस की इन्वेंट्री मतलब बेचा होल्डिंग में हुआ, तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी को बेचा है, तो ये कौन सा हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। मैंने कहा जो बेचा उसका प्रॉफिट, तो किसने बेचा, होल्डिंग ने बेचा है, तो होल्डिंग का प्रॉफिट। अब अपने इसके अंदर होल्डिंग का प्रॉफिट यही है, सब्सिडी का वो था, ये होल्डिंग का है, ये लिख देता हूं, ठीक है, ये होल्डिंग का होता है। तो अब अपने को वो भी माइनस करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, क्या बोलते हैं इसको, अब वही जो कल बताया था आपको कैसे करना है। तो 100 लाख है, पहले बताओ 100 लाख कॉस्ट है कि सेलिंग प्राइस है, ये तो कंफर्म है ना, किसी दिमाग में कॉस्ट है तो पहले बताता हूँ। ये बोला उसके स्टॉक में पड़ा है, तो बेटा अपन ने बेचा होगा तो अपना तो सेलिंग प्राइस होगा ना। ये पेन 10 रुपए में मैंने लिया, मैंने इसको 100 रुपए में बेच दिया, वो बोल रहा है इस पेन का वैल्यू 100 रुपए, तो मेरे लिए वो क्या है, सेलिंग प्राइस, तो ये 100 लाख सेलिंग प्राइस होगा। तो अब देखो, और रेट कॉस्ट पे है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक होता है कॉस्ट, उसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट, देन यू विल गेट द सेलिंग प्राइस। अगर 100 रुपए का कॉस्ट है, अज्यूम करो 100 रुपए का, तो क्वेश्चन बोलता है कि आप उसके ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हो, 25%, तो 25, तो दैट सेलिंग प्राइस इज 125। अब अपने क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है 125, सॉरी 100, तो अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई प्रॉफिट चाहिए, निकालो 20, तो ये 20 का ये हो गया। अब जरा इसमें से माइनस हो, 2715 में से 360 और 20 माइनस कीजिए, 23। अब ये हो गया टोटल कंसोलिडेटेड P&L, बताओ कितना हो गया, 3055। ठीक है, अब जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस कैसे बनेगा वो देख लो। हाँ, मैं एक बार बना लेता हूं नोट, बाकी सब तो तुमको आता है नोट। नॉर्मली 2 ही बनेगा, पहले तो शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें सबसे पहले तो लिखेंगे ये कंसोलिडेटेड
P&L जो अपन ने वर्किंग नोट से बनाया, बराबर ना। या तो रेफरेंस देना, वर्किंग नोट नंबर कौन सा अपना 4, कितना आया उसमें 3055। अब जो नहीं आया वो लेने पड़ेंगे, तो इसे खुद के रिजर्व है, जनरल रिजर्व था इसका, ये देखो खुद का इसका बेचारा जनरल रिजर्व है कि नहीं है ये रहा खुद का 2784, वो कहीं पे आया ही नहीं है, तो जनरल रिजर्व। ठीक है, मैं चाहे तो लिख देता हूँ होल्डिंग कंपनी जनरल रिजर्व। कितना था 2784। अब मैंने हमेशा बोलना नहीं, गुडविल या कैपिटलिज्म में कैपिटलिज्म आता है तो वो भी यहाँ पे आता है, तो अब कैपिटलिज्म भी आया था जो अभी ऊपर निकाला था। गुडविल आया तो इंटेंजिबल एसेट में आएगा, बट कैपिटलिज्म आया तो यहाँ पे आएगा 1320 1320। बताओ कितना होता है 71 ये होता है, और देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? तो अब देखो बैलेंस शीट बता दूं कैसे बनेगी, मेन तो यही था। हाँ, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 12,000 जो होल्डिंग का है वही आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आया, इस तरह से अपने को 7159 रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाने का है। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो अपने को पता ही है, ये डायरेक्ट ऐसे वर्किंग नोट अपन लिख देंगे, अपना जो भी हुआ है थर्ड फोर्थ जो भी हुआ लिख देने का साइड में। ठीक है, बाकी ट्रेड पेबल ऐड हो जाएगा। अब ट्रेड पेबल में ध्यान रखना वो इंटर कंपनी था, तो एक का ट्रेड पेबल दूसरे का ट्रेड रिसीबल, तो 45 लाख का था उसके अंदर, तो जो 45 लाख है वो एक दूसरे में से क्या करना पड़ेगा माइनस। दिखा देता हूँ तुमको, ये देखो पहले दोनों के क्रेडिटर ऐड किए, दोनों के बिल्स पेबल ऐड किए, टोटल हो गया, इसमें से म्यूचुअल ओइंग कितना है 45 वो कर लिया। इसी तरह से बिल रिसीबल में ट्रेड रिसीबल में भी ऐसे ही होगा, दोनों के डेटा ऐड किए, दोनों के बिल रिसीबल ऐड किए, उसमें से म्यूचुअल ओइंग 45 था वो माइनस कर लिया, तो एक असेट में से माइनस हुआ 45, एक लायबिलिटी में से माइनस हुआ। ठीक है, एक एडजस्टमेंट था स्टॉक वाला के दोनों के स्टॉक ऐड होंगे, उसमें वो अनरियलाइज प्रॉफिट 20 जो अभी निकला वो भी माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज आपने एंट्री पास की थी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्री को भी 20 कम करना पड़ेगा, बस बाकी सबको ऐड करना है। बाकी कैश और बैंक बैलेंस उसमें कुछ है ही नहीं, वो सब ऐड हो जाएगा दोनों का, खत्म। बोलो तो डाउट है इसके अंदर तो आप बोल सकते हो। तो क्या बैलेंस शीट हम बना सकते हैं? हाँ, बैलेंस शीट में कोई इशू? ठीक है, कॉपी कर लो फिर यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये मतलब 10 हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है पहले। हाँ, इसमें एक आधा इसमें एक्स्ट्रा डाल देंगे या निकाल देंगे वो अलग बात है। 11 होमवर्क बोल रहा किया तुमने, हुआ कि नहीं हुआ? चेक किया आंसर, तो तुमको क्या इसमें अजीब लगा? देखो कैपिटल है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, डिविडेंड इनकम है, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, रॉ मटेरियल कंज्यूम है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन एक्सपेंस है, लॉस है, सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम है, वेजेस सैलरी जनरल एडमिन एक्सपेंस रॉयल्टी डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, बराबर ना। अब क्या करना है, सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या आएगा उसमें सीएस दोनों का सेल्स ऐड हो जाएगा, तो जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ से हटाने पड़ेंगे। ठीक है, एक सेकंड ना, चलो ठीक है, तो अपने को इनको ऐड करना रहेगा, और इंटर कंपनी जो है वो माइनस करना रहेगा। क्या क्या इंटर कंपनी है वो देख लो,
तो एक तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ब्रोकरेज फीस इंक्लूड है, बराबर है, और ये कौन सा कंसल्टेंसी फीस इंक्लूड है, और ये रॉयल्टीज इंक्लूड है। इसके अलावा सेल भी था, किधर सेल्स, ये रहा 1,75,000 का, बराबर ना। तो ये तीनों अपने को यहाँ से चारों अपने को माइनस करना रहेगा। तो दिखा देता हूँ आपको, ये रहा सेल्स अदर इनकम 1,75,000, 28, 5 और 21, ये आ गया अपना। फिर आएगा अदर इनकम। अदर इनकम में एक तो डिविडेंड था, बराबर ना, तो डिविडेंड इनकम ये हो गया। बट इस डिविडेंड इनकम में एक चीज ध्यान रखना कि अपने को सामने वाली कंपनी से भी डिविडेंड मिला है, तो वो अपने को हटाना पड़ेगा। एक दूसरे से हो गया ना, उसने दिया तो उसने दिया, वो तो उसका रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, बट अपने को तो मिला है तो अपना इसमें इंक्लूड होगा, तो इसे माइनस करना पड़ेगा। इसने थोड़ा नीचे किया है एनी बेस, तो उससे फर्क पड़ने वाला अपने यहाँ से कर लेंगे तो भी चलेगा, नीचे टोटल मार्केट करूंगे तो भी चलेगा। तो 1,68 ये हो गया, 2 मिनट, ठीक है, ये हो गया दोनों। तो लॉस है तो माइनस में लिख दो, लॉस याद ना, प्रॉफिट ऑन असेट यहाँ पे आता है पॉजिटिव में अदर इनकम में, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट यहाँ पे कहाँ पे आता है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में लिख दिया। बाकी ये इनकम जो दूसरी अदर इनकम थी वो ले ली, 50,000 का जो सामने वाली कंपनी से अपने को डिविडेंड मिला है वो माइनस कर लिया, और ये आउटर कॉलम में टोटल इतना हो गया। इस फिर मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ले लिया, इसमें से वो परचेज वाला माइनस कर लिया। प्रोडक्शन एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हो तो यहाँ पे ऐड कर लेना। चेंजेस इन्वेंट्री यहाँ पे आ गया, वन रिलेज प्रॉफिट माइनस कर लो, एम्प्लॉयज बेनिफिट में वेजेस ऐड कर लो, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऐड कर लो, डेप्रिसिएशन ले लो, अदर एक्सपेंस में ये ले लो, कंसल्टेंसी फी माइनस कर लेना, रॉयल्टीज में वो एक दूसरे में से माइनस कर लेना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से एक दूसरे को माइनस कर लेना, खत्म। ठीक है, तो इसमें समझने वाली चीज़ क्या थी, सिर्फ वो डिविडेंड वाला। कैसे आया डिविडेंड वाला, वापस देख लो एक बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, इधर क्या बोला था इसने डिविडेंड के बारे में, ये देखिए, सितारा लिमिटेड पेड 10% डिविडेंड ऑन 31 मार्च 13, बराबर ना, और ये 13 की बैलेंस शीट है, नहीं सॉरी 14 है, ये 31 मार्च 13 को किया। आपने होल्ड कब किया है बताओ, 1 सितंबर 2011 को। तो ये कौन सा प्री वाला कि पोस्ट वाला होगा, पोस्ट वाला। कौन सा इनकम होगा, तो डिविडेंड रिसीव हुआ पोस्ट में, प्री वाला होता है वो तो इन्वेस्टमेंट में से माइनस होता है, बट पोस्ट वाला होता है वो पीएनएल में आता है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड और डिविडेंड टू पीएनएल। तो क्या ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डिविडेंड के अंदर इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये अपने सब्सिडी कंपनी से मिला है, तो हम तो पहले ही बोला जो सब्सिडी कंपनी से मिला या दिया वो एक दूसरे में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो डिविडेंड है जो अपने को मिला होगा 5,000 शेयर्स पे 100 रुपये है, तो 5,000 इंटू 100 इंटू कितना परसेंट है, 10%, यानी 50,000, ये अपने को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रिसीव हुआ है वो डिविडेंड इनकम इधर आया होगा, इसके अंदर इंक्लूड होगा। और इसने बोला भी कि चांद ने बराबर इसका ट्रीटमेंट किया, मतलब इसने इसको कहाँ पे डाला है, पीएनएल में ही डाला है। तो क्या हमको इस 1,68 में से माइनस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तो हम इसको माइनस कर लेंगे बस, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी हो गया। बोलो, बाकी तो लास्ट हम वो अपन कहता प्रॉफिट लॉस वैसा ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ एक डिविडेंड वाला पॉइंट नया था। बोलो समझा, बस इतना ही था इसके अंदर। तो इसके साथ में ये चैप्टर क्या होता है, बोलो भारत माता की।